हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पॉन भी कहते हैं, और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे एंड राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर एंड पॉनी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की। तो देखिए, प्लेज का हिंदी मतलब होता है गिरवी रखना, यानी कि जब कोई पर्सन किसी से कोई लोन लेता है या फिर उससे कोई डेट लेता है या फिर हम उसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कोई चीज़ करेंगे, तो जो सेकंड पार्टी होती है उसे कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है कि इन फ्यूचर अगर हमने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं किया या हमने उनका लोन रीपे नहीं किया तो सेकंड पार्टी हमारी उस सिक्योरिटी को सेल कर सकती है और अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने बैंक से लोन लिया, तो मान लेते हैं राम एक पर्सन है जिसने बैंक से लोन लिया 10 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पे बैंक कहता है राम को कि राम, मुझे कोई सिक्योरिटी भी चाहिए कि अगर तुमने मेरा लोन रीपे नहीं किया तो मैं उसको सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लूँगा। तो यहाँ पे जो राम है वो अपनी कार को प्लेज कर देता है, यानी कि गिरवी रख देता है बैंक के पास। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि राम ने अपनी जो कार है उसका सिर्फ पोजेसन ट्रांसफ़र किया है बैंक के पास, लेकिन जो कार की ओनरशिप है वो अभी भी राम के पास ही है। तो यानी कि प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ जो गुड्स होते हैं उनका सिर्फ पोजेसन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप नहीं। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो रहा है। अगर मान लीजिए कि राम ने बैंक से लोन लिया और बैंक ने कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली, तो वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो कार है उसका प्लेज करना ज़रूरी है, यानी कि कोई भी ऐसी आइटम जो कि मूवेबल हो। अगर आप क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे इमूवेबल आइटम क्यों नहीं, जैसे कई बार हम लोग अपने घर के कागज़ वगैरह गिरवी रख देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ द मोर्टगेज। तो यानी कि जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो वहाँ पे हम मोर्टगेज वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होता। तो प्लेज में सिर्फ मूवेबल आइटम्स ही कवर होती है। अब देखिए, प्लेज जो होता है वो एक स्पेशल काइंड है बेलमेंट का। बेलमेंट में हमने क्या देखा था कि बेलमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने गुड्स का पोजेसन ट्रांसफ़र करती है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो सामने वाली पार्टी उसके गुड्स उसको रिटर्न कर देती है। सिमिलरली प्लेज में भी एक पार्टी अपने गुड्स का पोजेसन जो है वो दूसरी पार्टी को देती है, और जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो सामने वाली पार्टी उसके गुड्स को रिटर्न कर देगी। तो लेकिन यहाँ पे जो पर्पस है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि जिस पर्पस के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं वो है सिक्योरिटी ऑफ लोन या फिर सिक्योरिटी ऑफ डेट। लेकिन बेलमेंट में जो पर्पस होता है वो स्पेसिफाइड नहीं होता। हो सकता है कि आपने उस जो अपने कपड़े दिए हैं वो स्टिचिंग के लिए दिए हो, मोबाइल फ़ोन दिया है तो रिपेयरिंग के लिए दिया हो, कार आपने दी है तो रिपेयरिंग के लिए दिए हो, अपने गुड्स दिए हैं तो किसी को सेफ कस्टडी में रखने के लिए दिए हो। तो बेलमेंट के अंदर जो पर्पस होता है दैट इज़ नॉट डिफाइंड। कोई भी पर्पस हो सकता है, सेफ कस्टडी भी हो सकता है, कोई रिपेयरिंग वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो प्लेज का केस होता है यहाँ पे पर्पस जो है वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि हमने जो लोन या फिर डेट लिया है उसकी सिक्योरिटी के लिए हम अपनी एसेट, अपनी जो गुड्स हैं वो सामने वाले को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए प्लेज जो है वो बेलमेंट का एक स्पेशल काइंड है। तो अगर हम प्लेज वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब है कि हमने गुड्स को दिया है फॉर अ सिक्योरिटी ऑफ अ लोन, लेकिन अगर हम बेलमेंट की बात करते हैं तो पर्पस कैन बी एनीथिंग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी दो पार्टीज़ होती हैं, एक पॉनर एंड एक पॉनी। जो पर्सन अपने गुड्स का पोजेसन ट्रांसफ़र कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल राम, तो वो हो जाएगा पॉनर, एंड जिसको पोजेसन मिल रहा है वो हो जाएगा पॉनी, जैसे कि हमारे एग्जांपल में बैंक। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की। यानी कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कर रहे हैं तो उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो। अगर उनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता है उसमें हम अपने गुड्स का पोजेसन जो है वो सामने वाली पार्टी को ट्रांसफ़र करेंगे, और जो पर्पस होता है वो क्या होना चाहिए, अगेंस्ट पेमेंट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए। तो अगर आप उन्हें सिक्योरिटी के लिए यूज़ नहीं कर रहे, किसी और पर्पस के लिए दे रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्लेज नहीं होगा। सेकेंड एलिमेंट है कि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का वो गुड्स होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक बैंक से लोन लिया और लोन आप लेके घर पे आ गए, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन है, यहाँ पे प्लेज नहीं हुआ। तो जब तक आप अपने गुड्स को किसी और पर्सन को नहीं देंगे तो यहाँ पे गुड्स का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे गुड्स नहीं है तो फिर ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं होगा, तो फिर सिर्फ आपका ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन बन के रह जाएगा, क्योंकि गुड्स इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज भी नहीं है। थर्ड है
जो गुड्स हम प्लेज कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, यानी कि हमारे पास उस टाइम पे होने चाहिए उसकी ओनरशिप। ऐसा नहीं है कि मैंने आज लोन लिया और मैंने बोला कि सर मैं अभी पहले गुड्स खरीदूंगी उसके बाद आपको प्लेज करूंगी। तो जो भी गुड्स हम प्लेज कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे वो गुड्स एग्जिस्ट होने चाहिए और हम उसके ओनर होने चाहिए। फोर्थ चीज़ है कि यहाँ पे जो है गुड्स का डिलीवरी होनी चाहिए फ्रॉम द प्लेजर टू प्लेजी, यानी कि अगर आप गुड्स को डिलीवर ही नहीं करोगे तो फिर वो एक वैलिड प्लेज नहीं बनेगा। तो गुड्स को गिरवी रखना है, प्लेज करना है, तो वहाँ पे डिलीवरी होना भी ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं होता। तो जैसा हमने पीछे भी कहा था कि प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट के केस में यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, ओनरशिप जो है वो राम के पास ही रहेगी, लेकिन जो सिर्फ पोजेशन है वो हम बैंक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोजेशन ट्रांसफ़र होता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में होने चाहिए, और अगर कोई भी नहीं होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वैलिड नहीं होने वाला। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पॉनी की। तो जो पॉनी होता है उसके पास सबसे पहला राइट होता है राइट ऑफ लीन, जो कि सेक्शन 173 में बताया गया है कि जो पॉनी है उसके पास राइट है कि जो पॉनर ने गुड्स उसको दिए हैं, तो हमारे एग्जाम्पल ने राम ने जो अपने गुड्स जो है वो जो कार जो है वो बैंक को दी है, तो बैंक उस कार को तब तक रिटेन कर सकता है जब तक कि राम उसको जितना भी लोन उसने लिया है वो रीपे ना कर दे। सेकंड, जो भी इंटरेस्ट बनता है उस लोन के ऊपर वो रीपे ना कर दे, और जितने भी नेसेसरी एक्सपेंडिचर बैंक ने किए हैं उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो गुड्स प्लेज हुआ था दैट इज़ द कार। अब कार तो ये है नहीं कि बैंक जो है रोड पे छोड़ देगा, तो उस कार को जो है वो कहीं ना कहीं उसे पार्किंग लेके उसको रखना पड़ेगा, उसकी सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो जो भी एक्सपेंडिचर जो है बैंक उस कार को रिटेन करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर बैंक करेगा उन सब की पेमेंट के लिए, तो इन तीनों पेमेंट्स के लिए जो बैंक है वो राम की जो कार है उसको रिटेन कर सकता है। जब तक ये तीनों ड्यूज़ राम उसको पे ना कर दे, बैंक तब तक उसकी कार को अपने पास रखने का राइट रखता है। सेकेंड राइट है राइट ऑफ रिटेनर फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस, सेक्शन 174। अब ये सेक्शन कहता है कि मान लीजिए कि राम ने उसी बैंक से एक और लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ का। तो पहले उसने 10 लाख का लोन लिया और अपनी कार जो थी वो प्लेज की थी। अब उसने एक और लोन लिया है 5 लाख रुपीज़ का सेम बैंक से, और इस टाइम उसने कोई भी सिक्योरिटी जो है वो प्लेज नहीं की। तो क्या बैंक के पास इस सेकंड लोन के लिए जो सेकंड लोन लिया है, तो क्या वो उस कार को जो कि फर्स्ट लोन के अगेंस्ट गिरवी रखी गई थी उसको वो यूज़ कर सकता है? तो ये सेक्शन कहता है कि येस, अगर जितने भी सब्सिक्वेंट एडवांसेस, जितने भी सब्सिक्वेंट लोन्स जो है वो बैंक उस पर्सन को देगा, उन सब की रीपेमेंट के लिए उस फर्स्ट सिक्योरिटी को यूज़ किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि 10 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो राम ने रीपे कर दिया, लेकिन 5 लाख रुपीज़ वाला लोन रीपे नहीं कर पा रहा, तो बैंक के पास अभी भी राइट है कि वो उस कार को अपने पोजेशन में रखे जब तक कि वो 5 लाख रुपीज़ रीपे ना कर दी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है वो है अनलेस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैरी। इसका मतलब होता है कि जब तक राम और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए कि सर आपने जो कार मैंने आपको दी है वो सिर्फ फर्स्ट लोन के लिए है, सेकंड लोन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे अगर बैंक और राम के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर बैंक यूज़ नहीं कर सकता जितने भी फ्यूचर में लोन देने वाला है वो राम को। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये सिर्फ फर्स्ट लोन के लिए है, बाकी किसी लोन के लिए आप मेरी कार को यूज़ नहीं करेंगे फॉर प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बैंक यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है बिटवीन राम एंड बैंक, तो बैंक जो है उसको यूज़ कर सकता है फॉर अदर लोन्स एज वेल। थर्ड राइट है राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब देखिए, मान लीजिए कि जो बैंक है उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस इनकर किया है उस कार के ऊपर, उस प्लेज गुड्स के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल कार जो है उसका ऑयल वगैरह लीकेज हो रहा है और किसी भी तरीके से उसकी विंडो वगैरह टूट गई है, कुछ भी हो गया, तो बैंक ने उसको रिपेयर किया। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस बैंक ने इनकर किया है उस कार के ऊपर, तो क्या बैंक के पास राइट है कि वो उस एक्सपेंडिचर को जो है वो क्लेम कर सके फ्रॉम द राम? तो ये सेक्शन कहता है येस, बैंक के पास राइट है कि वो क्लेम कर सकता है सारा एक्सपेंडिचर जो भी उसने इनकर किया है उन गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि उसके पास यहाँ पे राइट ऑफ लीन नहीं है, यानी कि अगर राम उन पैसों को नहीं देता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं पे करता, तो बैंक सिर्फ उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है, लेकिन कार को अपने पास नहीं रख सकता। उसे राम को कार रिटर्न करनी पड़ेगी और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उन सब के लिए राम को स्यू करना पड़ेगा इन द कोर्ट। लास्ट राइट है पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स अ डिफ़ॉल्ट, सेक्शन 176। यानी कि अगर
बैंक राम जो है उसने बैंक का लोन जो है वो रीपे नहीं किया ऑन द ड्यू डेट, तो बैंक के पास क्या रेमेडी, क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर राम अपना अमाउंट नहीं पे करता तो हम बैंक को राइट दे रहे हैं कि आप उसे कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, और जो भी उसने सिक्योरिटी प्लेज की है, हमारे एग्जांपल में कार, तो जो भी कार उसने प्लेज किया है आप उसे रिटेन कीजिए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, और आप उसे कोर्ट में स्यू कीजिए। अगर वो रीपे कर देगा तो इट्स ओके, अगर वो रीपे नहीं करेगा तो आप उसकी कार को सेल कर सकते हैं। सेकंड सॉल्यूशन उसके पास है कि आप राम को नोटिस भेज दो कि देखो राम, तुमने मेरा लोन जो है वो रीपे नहीं किया, अगर तुम मेरा जो लोन है वो 15 डेज़ में नहीं रीपे करते, या कोई भी टाइम लिमिट जो है वो बैंक दे सकता है कि अगर तुमने हमारा लोन इतने दिन में पे नहीं किया तो हम तुम्हारी कार को सेल कर देंगे इन द मार्केट। तो यानी कि सेकेंड रेमेडी क्या हो गई कि आप एक रीज़नेबल नोटिस देंगे सेल का, और अगर वो जो राम है वो तब भी लोन को रीपे नहीं करता तो बैंक के पास राइट है कि वो उस कार को सेल कर सकता है। अब मान लीजिए कि जो बैंक है उसने उस कार को सेल तो कर दिया, लेकिन फिर भी जो अमाउंट रिकवर होना था वो कम रिकवर हुआ। तो 10 लाख का लोन था लेकिन कार को सेल करने पे सिर्फ 8 लाख रुपीज़ ही रिकवर हो पाया। तो बैंक के पास यहाँ पे राइट है कि वो 2 लाख रुपीज़ जो है वो राम से अभी भी रिकवर कर सकता है। यानी कि कोई भी डेफिशिएंसी अभी भी रह गई है, कोई भी अमाउंट अभी भी लेफ़्ट ओवर है, तो बैंक अपने जो भी अमाउंट रह गया उसे राम से रिकवर कर सकता है और उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है फॉर सच एन अमाउंट। लेकिन अगर सेल करने पे कोई सरप्लस बचता है, 10 लाख का लोन था और सेल करने पे उसे 12 लाख रुपीज़ रिसीव होते हैं, तो यहाँ पे बैंक के पास 2 लाख रुपीज़ रखने का कोई राइट नहीं है। बैंक लाइबल है कि वो 2 लाख रुपीज़ राम को रिफ़ंड करे। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी की। तो देखिए यहाँ पे जो पॉनी है यानी कि बैंक, उसकी सेम ड्यूटीज़ रहेंगी जिस तरीके से कि जो कि एक बेली की ड्यूटीज़ थी। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो सबसे फर्स्ट है टेक रीजनेबल केयर, यानी कि जो भी गुड्स बैंक को प्लेज हुए हैं उनकी ड्यूटी है कि वो उन गुड्स की रीजनेबल केयर करे। सेकेंड होता है नॉट टू यूज़ द गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स मिले हैं वो उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो कार हमने आपको प्लेज की है सिक्योरिटी के रखने के लिए, अब ये नहीं है कि बैंक उस कार में घूमने लग जाए, तो आपको उन गुड्स को यूज़ नहीं करना जब तक कि आपको परमिशन ना मिले राम से। तो आप राम से परमिशन लेके उन गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है नॉट टू मिक्स द गुड्स, यानी कि जो बैंक है उसे अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो गुड्स है वो तो कार है तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने उसे अपना कोई स्टॉक जो है वो गिरवी रखा, या फिर मैंने उसे अपनी कोई ज्वेलरी गिरवी रखी है, तो उस केस में बैंक जो है वो उन गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करे, और अगर वो मिक्स करता है तो जो भी उनका सेपरेशन का कॉस्ट होगा वो बैंक को ही पे करना पड़ेगा। फोर्थ होता है रिटर्न द गुड्स, यानी कि जैसे ही जो राम है वो उसका लोन रीपे कर देगा तो यहाँ पे बैंक लाइबल रहेगा कि उसे उसकी ड्यूटी है कि वो राम को उसके गुड्स जो है वापस करे। फिफ्थ है रिटर्न इंक्रीज इन गुड्स, यानी कि अगर गुड्स में किसी भी तरीके का कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसकी ड्यूटी है बैंक की कि वो ओरिजिनल गुड्स तो वापस करेगा लेकिन जो इंक्रीमेंट हुआ है वो भी वापस करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर राम ने जो था वो अपने इक्विटी शेयर्स प्लेज किए थे, तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो है वो बोनस शेयर्स भी कंपनी ने इशू किए, तो इक्विटी शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स दोनों ही शेयर्स जो है वो बैंक वापस करेगा किसको, राम को। लास्ट राइट ड्यूटी है नॉट टू डू एनीथिंग इन वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि बैंक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेगा जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी और या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के वायलेशन में हो। तो बैंक वो सारी चीज़ करेगा, बैंक वो सारी चीज़ नहीं कर सकता जो कि उनके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो, उनको वायलेट करे। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पॉनर की। तो पॉनर हमारे केस में कौन है, राम। तो राम के पास सबसे पहला राइट है इन्फोर्समेंट ऑफ पॉनीज ड्यूटी। तो जो भी ड्यूटीज़ पॉनी की है यानी कि बैंक की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उन सबको इन्फोर्स कराने का राइट किसके पास है, राम के पास है। तो जैसे कि बैंक ने क्या किया, उसको अनऑथराइज तरीके से अब कार यूज़ कर रहा है, तो जो भी डैमेज या लॉस सफ़र होगा राम रिकवर कर सकता है। बैंक ने उसके गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर दिया तो राम रिकवर कर सकता है सेपरेशन एक्सपेंस, तो सारा सेपरेशन एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, बैंक बेयर करेगा। तो यानी कि जो भी ड्यूटीज़ हैं बैंक की उन सबको इन्फोर्स कराने का राइट किसके पास है, राम के पास है। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम सेक्शन 177। अब ये सेक्शन कहता है कि मान लीजिए कि राम ने डिफ़ॉल्ट किया और अपने लोन अमाउंट को टाइम पे रीपे नहीं किया,
तो जिस दिन ड्यू डेट होती है उस दिन राम डिफ़ॉल्ट कर जाता है और लोन को रीपे नहीं करता। तो यहाँ पे बैंक के पास क्या सॉल्यूशन था कि बैंक या तो उसे कोर्ट में स्यू करेगा, नहीं तो बैंक उसे एक नोटिस दे देगा कि तुम मेरा पैसा इतने दिन में रीपे कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कार को सेल कर दूंगा। तो यहाँ पे राम के पास क्या राइट मिलता है कि आपको उसके लोन को रीपे करने का राइट है और अपनी कार को वापस लाने का राइट हम दे रहे हैं। तो लेकिन ये राइट जो है वो राम तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब तक कि कार सेल ना हो जाए। मान लीजिए कि बैंक ने बोला कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कार सेल कर दूंगा। 15 दिन हो गए, राम ने अभी तक भी उसका लोन रीपे नहीं किया। तो यहाँ पे जो बैंक है उसने सेल कर दी, अब कार जो है वो सेल कर दी। अब सेल करने के बाद राम जाता है बैंक के पास कि सर ये लो पैसा, आपका जो लोन लिया था, अब मेरी कार मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी राइट जो है वो राम के पास नहीं है, क्योंकि कार एक बार सेल हो चुकी है। तो एक बार अगर कार सेल हो गई तो राम के पास कोई राइट नहीं है उस कार को दोबारा रिकवर करने का। लेकिन अगर कार सेल नहीं होती है तो राम के पास पूरा राइट है कि उसको जो भी इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो, प्लस जो भी उसने लोन का अमाउंट लिया था वो, सारा जो अमाउंट है वो बैंक को पे करेगा और उसके बाद वो अपनी कार को अपने पास रख सकता है। यानी कि डिफ़ॉल्टिंग राम का राइट है कि वो रिडीम कर सकता है अपनी कार को अपने पास, लेकिन ये तभी होगा जब तक कार सेल ना हो जाए। एक बार कार सेल हो गई तो फिर उसका ये राइट ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर की। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू पे द लोन, यानी कि जो भी राम ने लोन लिया था उसको ड्यू डेट पे, मेचोरिटी डेट पे रीपे करना, दैट इज़ अ ड्यूटी। तो लोन अमाउंट प्लस जो भी इंटरेस्ट ड्यू होता है वो, और जो भी नेसेसरी एक्सपेंडिचर बैंक ने उसकी कार को प्रिजर्व करने के लिए इनकर किया है, उन सब की रीपेमेंट करना, दैट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द राम। तो जो भी लोन अमाउंट है उन सब की क्लियर करना, जो भी उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से, उन सबको रीपे करना, दैट इज़ द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द राम। लास्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पॉनी। तो हमारे एग्जांपल में बैंक है, यानी कि बैंक ने कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर अगर इनकर किया है राम की कार को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, तो उन सब की भी रीपेमेंट कौन करेगा? राम करेगा। और अगर वो राम जो है इन अमाउंट्स को रीपे नहीं करता तो यहाँ पे बैंक के पास राइट है कि उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है। तो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है तो बैंक उसकी कार को रिटेन कर सकता है, लीन कर सकता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर है तो राम जो है जो बैंक है वो उसकी कार को रिटेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ उसे कोर्ट में स्यू कर सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर एंड पॉनी। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।